नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 2008 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी मास्टरमाइंड तहब्बुर हुसैन ने एनआईए की उससे पूछताछ जारी है। एनआईए ने शुरुआती पूछताछ में जानने की कोशिश की कि तहब्बुर हुसैन का पाकिस्तान में हैंडलर कौन है, उसे फंडिंग कौन कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार तहब्बुर हुसैन से पूछताछ के दौरान एनआईए जांचकर्ताओं का फोकस मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में रहेगा। इसमें 2008 मुंबई हमले की साजिश में तहब्बुर हुसैन की भूमिका, लश्कर तैयबा के साथ उसके संबंध और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कथित रिश्ते शामिल हैं। यह इंट्रोगेशन आज से शुरू हुई है। तहब्बुर हुसैन के पूछताछ के लिए एनआईए से 8 एजेंसियों ने रिक्वेस्ट की है। पूछताछ करने वाली टीम का नेतृत्व डीआईजी जया रॉय कर रही हैं। तहब्बुर हुसैन को अमेरिका से भारत लाने में रॉय की एक बड़ी भूमिका रही। वहीं आपको बता दें कि एनआईए तहब्बुर हुसैन की कस्टडी के दौरान हर रोज पूछताछ की एक डायरी भी तैयार करेगी। अंतिम दौर की पूछताछ के बाद डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से उसे रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा। केस की डायरी का हिस्सा भी होता है। इस पूछताछ की डेली रिपोर्ट मेंबर्स को भेजी जाएगी। बीएसएन में प्रावधान है कि हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल करवाया जाए। इसके अलावा एनआईए कोर्ट के आदेश का पालन भी किया जाए। तो अब देखिए, इस तरह से पूरी एक जांच जो है वो शुरू हुई है आज से, और हर दिन ये कई घंटों की पूछताछ होगी, लंच होगा, बीच में ब्रेक मिलेगा और उसके बाद फिर पूछताछ होगी, और इसी के सहारे हर दिन इसकी जो डायरी है वो भी मेंटेन की जाएगी। विस्तार देंगे, बातचीत करेंगे। वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्स एसीपी हैं दिल्ली पुलिस से। बहुत बहुत स्वागत है वेदभूषण जी आपका। पहला सवाल कि सबसे पहले तो किस तरह से आप देखते हैं तहव्वुर हुसैन को एक बार फिर भारत लाया गया। कल उसकी देर रात में हमने देखा कि एनआईए ने 18 दिन की उसको रिमांड मिली, और उसके बाद आज पूछताछ। पहले तो भारत की कूटनीति को किस तरह से देखते हैं सर, इतने लंबे समय के बाद, 1.5 दशक के बाद वापस आना, और फिर पूरी प्रोसीडिंग पे आगे चलेंगे। देखिए विकास जी, ये केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नहीं जीत है, ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, पूरे भारत की जीत है जी। और 166 जो हमारे हिंदुस्तानी इनोसेंट नागरिक मरे थे, उनके जो जख्मों पर जो दर्द था, उसमें हम उनको पूरा तो नहीं कर पा सकते, परंतु कुछ ना कुछ मलहम लगाने की कोशिश सरकार ने की है, और हम सब इसके शुभकामनाएं के लिए पात्र हैं। तमाम एजेंसी, डिप्लोमेटिक चैनल्स, हमारे देश के नेता, हमारे देश के जो एम्बेसडर है, जिन लोगों ने भी इस क्षेत्र के अंदर काम किया, एनआईए ने काम किया, मुंबई पुलिस ने, सबने मिलकर काम किया। तो आज ये पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम अमेरिका से ऐसे अपराधी को लेकर आए हिंदुस्तान के अंदर, जिसका पाकिस्तान कनेक्शन भी है, कनाडा कनेक्शन भी है, अमेरिका कनेक्शन है, बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन है, डेनमार्क से भी कनेक्शन है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआत है। जिस तरह आपने बताया कि 18 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया गया है। अभी चूंकि भारत के अंदर 2024 में एक नया कानून लागू हुआ है, पहले केवल 14 दिन तक का पुलिस रिमांड पुलिस ले सकती थी, परंतु हमारी सरकार ने इसको कम माना और अब बहुत बड़े दिन तक का रिमांड, 14 दिन से ऊपर का 30 दिन तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी रिमांड मिल सकता है। कस्टडी रिमांड का मतलब है कि पुलिस के अंडर रहते हुए उसको तमाम चीजों को जो इन्वेस्टिगेशन में उसको सहयोग करना ही पड़ेगा। और जहां तक संबंध है, आज जो है डिजिटल का टाइम है, डिजिटल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर तमाम उसकी रिकॉर्डिंग की जाएंगी, जो क्वेश्चनायर उसको पुटअप किए जाएंगे उनका वो जवाब देगा, गलत सही देगा, उसके लिए तमाम हमारे पास लाई डिटेक्टर टेस्ट और तमाम तरह के टेस्ट जो है, बायोलॉजिकल टेस्ट हमारे पास मौजूद है, वो भी इस पर आजमाए जाएंगे। इसको मुंबई लेकर जाया जाएगा, हिडली से कैसे मिला, किन किन लोगों से इंडिया में इसके संबंध थे, क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था, कौन लोग इसको पैसा मुहैया करा रहे थे, फाइनेंस कौन कर रहा था, क्या वो नंबर 2 का पैसा था, नंबर 1 का पैसा था, कोई बैंक अकाउंट में आता था, इसने अपना जो ऑफिस वहां पर खोला, जो इमिग्रेशन के लिए जो ऑफिस खोला, वो किस तरह से, उसको कौन लोगों ने इसको मदद की, इसको सारा ऑफिस दिलवाने के अंदर, और जो हेडली के साथ में इसके कनेक्शंस थे, क्योंकि हेडली अब अमेरिका की जेल के अंदर है, उसको लाना तो संभव नहीं हो पाएगा एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के हिसाब से, परंतु इसका आना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी बहुत दिन तक ये पुलिस कस्टडी रिमांड में रहने वाला है,
क्लोज डोर जी हियरिंग भी इसकी अदालत के अंदर बिल्कुल, होगी, वीडियो उस पूरी हम 18 दिन की जो पूरी व्यवस्था रहेगी, किस तरह से डे बाय डे उसमें डेवलपमेंट होगा पूछताछ में। लेकिन वेदभूषण जी, एक चीज बताइए, जब कल इसको भारत लाया जा रहा था तो इजरायली राजदूत से लेकर अलग अलग देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये वैश्विक तौर पर अगर हम देखें तो आज भारत को एक अलग निगाहों से देखा जा रहा है। 1.5 दशक बाद, इतने लंबे समय बाद अमेरिका जैसे देश से एक आतंकी को वापस लाना, वैश्विक तौर पर इसका कैसा असर देखते हैं सर? ये एक कूटनीतिक हमारी जीत, बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से आपने इजराइल का नाम लिया, इजराइल के भी वही जख्म है जो हिंदुस्तान के जख्म है जी। आपको याद होगा मुंबई में जब ये धमाके हुए थे 26/11 के, उसमें कुछ ज्यूज लोग थे जो इजरायलीज थे, वो भी मारे गए थे, इनोसेंट बच्चे तक मारे गए थे। तो उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न था कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी टेररिस्ट वारदात हो जाए और भारत सरकार चुप रहे। परंतु आज उनको लगा कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया है और एक कामयाबी हासिल की है, इसलिए उनकी तरफ से एक बहुत क्लियर मैसेज दिया गया पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है जहां पर कुछ भी अपराध करके आप अमेरिका या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में कि या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में शरण ले लें। अब आपके लिए बचना पूरी दुनिया के लिए अंदर मुश्किल होगा, और पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने हाथ खड़े करने की कोशिश की है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका जन्म वहां पर हुआ था, वहां की आर्मी के अंदर ये नौकरी करता था, डॉक्टर था। तो इसलिए पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भारत सरकार ने दिया है पूरी। अच्छा वेदभूषण जी, एक चीज बताइए कि हमने जैसे देखा कि कसाब को एक लंबी उसकी इन्वेस्टिगेशन चली, उसके बाद उसको फांसी हुई, और अब जब इसको वापस लाया गया है, हम तहव्वुर की अगर बात करें तो इसमें सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये बहुत इंटरनली इस पर काम किया गया है? चाहे तमाम हमारे एनएसए की बात कर ली जाए, बहुत अंदरूनी लेवल पर इस पे काम हुआ है, तो इस फैसले पर सरकार की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़े सही टाइम पर हिंदुस्तान में आकर फंसा है। और आपको याद होगा एक कलकत्ता के अंदर केस हुआ था आरजी कार हॉस्पिटल, उसमें एक इनोसेंट लड़की के साथ रेप का मर्डर हुआ। केवल 4 महीने की ट्रायल के बाद उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको सजा मुकर्रर कर दी गई। हालांकि फांसी की डिमांड है, वो अदालत के अंदर विचाराधीन है। आप देखिए विकास जी, मैं आपको मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दे रहा हूं, मैं बल्कि ज्यादा टाइम दे रहा हूं। उससे पहले ये इस मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा, इस मुकदमे में सजा मुकर्रर हो जाएगी जो कम से कम आजीवन कारावास होगी। क्योंकि इसमें जो तमाम जो धाराएं लगी हुई हैं, मर्डर की लगी हुई है, यूएपीए लगा हुआ है, और तमाम जो वायलेशंस और कंट्रडिक्शंस कानून की हुई हैं, वो तमाम धाराएं लगी हुई हैं और बड़े पुख्ता और अकाट्य सबूत हैं। अमेरिका ने इसको ऐसे हवाले नहीं कर दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट इतना पुख्ता सबूत होने के बाद में उन्होंने हैंड ओवर किया है। हमारी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसके वारंट थे, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो तमाम रिपोर्ट्स बंडलों में, बक्सों में बंद होकर गई हैं। इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन अमेरिका की कोर्ट्स को, अमेरिका की सरकार को हम लोगों ने भेजे हैं डिप्लोमेटिक चैनल से, तब ये हिंदुस्तान के अंदर आज ये आए हैं। और इनकी अभी इन्वेस्टिगेशन की अभी केवल शुरुआत है। अभी बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे, चौंकाने वाले नाम आएंगे कि आप हिल जाएंगे कि इस तरह के लोग भी इस आदमी की या इस तरह के ग्रुप की मदद कर रहे थे। वेदभूषण जी, अब एक चीज और बताइए कि अब जैसे पाकिस्तान का हम रुख देखें तो हमेशा से वो पल्ला झाड़ता है, चाहे वो आईएसआई की बात हो या भारत में कोई भी आतंकी पकड़ाते हैं तब। अब ऐसे में जब इससे पूछताछ की जा रही है तो सबसे पहले तो बहुत आसान भाषा में आप ये बताइएगा दर्शकों को कि तहव्वुर राणा कौन था और इस मुंबई हमले में किस तरह से इसकी भूमिका रही, और अब जो जांच हो रही है पहले दिन, दूसरे दिन, और जिस तरह से कस्टडी होती है, क्या जांच में होता है, क्या क्या खुलासे हो सकते हैं, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल सकें सर। देखिए, जो भी इसके अहम गवाह हैं इस वारदात के अंदर, बहुत सारे लंबी गवाहों की लिस्ट है जिनके ऊपर गुजरी है, जिन्होंने जो चश्मदीद गवाह हैं इसके, या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। जिस तरह से कसाब अपने हाथ में, जिस तरह मैंने पहन रखा है, कलावा पहन रखा है, इस तरह कलावा पहन के आया था, उसने अपने आप को हिंदू दिखाने की कोशिश की जी। और जब कसाब को अरेस्ट किया गया, फांसी और तमाम ट्रायल हुए, तो एक बहुत बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की है, उनके दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये तो हिंदू और मुस्लिम वाला मामला है। इस तरह की अनाप शनाप बातें की गई। हालांकि अब आप देखिए कुछ दिन बाद में वो लोग फिर दोबारा मुखर होंगे कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर को लेकर आएंगे कि मुस्लिम है इसलिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी आप देखिए बड़े बड़े लॉयर्स
बड़े बड़े एडवोकेट्स खड़े होंगे इनको बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, पर उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि अब वो हिंदुस्तान नहीं है जिसमें आप इसको बचा पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार का दृढ़ निश्चय है। नया कानून इस देश के अंदर लागू हो चुका है जिसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल होता है। पहले की तरह नहीं कि निर्भया कांड 7 साल तक चला तब जाके फांसी हुई। आप देखिए कि बहुत फास्ट इसका ट्रायल होगा और सजा होगी। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से हिंदुस्तान में सारा कानून, सारा सिस्टम बदला जा चुका है। अब इस तरह के जो टेररिस्ट हैं, चाहे अभी और भी बहुत सारे टेररिस्ट हैं, हमारे हाफिज सईद हैं, साजिद मीर हैं, बहुत सारे टेररिस्ट हैं, अब उन सबके पसीने आ रहे हैं, पाकिस्तान को पसीने आ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उसके यहाँ दाऊद वाऊद जितने भी बैठे हुए हैं, ऐसा ना गवर्नमेंट मांगने लगे भारत सरकार की। पर आज नहीं तो कल भारत सरकार उन जितने भी टेररिस्ट हमारे दूसरे कंट्रीज में शरण लिए हुए हैं, छिपे हुए बैठे हैं अपराधी, उन सबको धीरे धीरे एक एक करके लाएगी, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से बदला है। हिंदुस्तान की जो आज पिक्चर है वो दूसरी तरह से है, पहली तरह नहीं है, क्योंकि सरकार के दृढ़ निश्चय और तमाम जो हमारी अदालतें हैं उन्होंने वक्त की नयाकत को और कानून की स्थिति समझते हुए, तमाम तर्कों को छोड़ते हुए अपराधियों को सजा देने के लिए नकेल कस ली है। पूरी तरह हमारी अदालतें तैयार है, हम तैयार हैं, पूरा हिंदुस्तान तैयार है। आने वाला समय इस तरह के उग्रवादियों, चाहे वो एम फैक्टर से आते हो, मुस्लिम फैक्टर से आते हो, और किसी भी जाति बिरादरी के हों, चाहे खालिस्तान से जो बिलोंग करते हैं वो लोग हैं, उनके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आने वाले समय में जो खालिस्तान से रिलेटेड जो उग्रवादी, चाहे अमेरिका कनाडा में बैठे हैं, धीरे धीरे हम उनको भी लाकर इस समय उनके हौसले पस्त पड़ चुके हैं इस फैसले के बाद। अब सर ये बताइए कि इस तरह के आतंकी को जब भारत लाया जाता है तो सब जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं कि कल रात 2 बजे तक पूरी एनआईए कोर्ट की प्रोसीडिंग चली, उसके बाद 18 दिन की रिमांड मंजूर हुई। अब जैसे आज से पूछताछ शुरू हुई है तो ये किस तरह से पूछताछ की जाती है, अब आगे क्या क्या होगा वो अगर बता पाएं सर। देखिए, ये जब मुंबई आया था तब से कहानी शुरू होगी, तब से इसने ऑफिस बनाया। किस तरह से इसने रैकी की, रैकी मतलब कहाँ कहाँ स्थान इसने चूज किए कि कौन कौन से होटल को, कौन कौन से रेलवे स्टेशन को, कहाँ कहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं, वो तमाम जगह की रैकी इसको लेकर जाया जाएगा मुंबई में। वो तमाम जगह इसको दिखाई जाएंगी कि आप पहचान के बताइए कि यहाँ पर ये ब्लास्ट हुए थे, क्या आप इससे कनेक्टेड हैं। होटल जो ताज होटल है उसमें जो ब्लास्ट हुआ, क्या आप उससे है, रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ, क्या आप उससे कनेक्टेड हैं। तमाम वो चीजें ले जाई जाएंगी। इसको बोलते हैं कन्फ्रंट कराना, आमने सामने दिखाना, मौके पर ले आकर दिखाना उसकी बाकायदा। अब तो डिजिटल का टाइम है, तमाम वीडियोग्राफी होंगी, तमाम जो क्वेश्चनार है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया डीआईजी जया रॉय इस मामले की इंचार्ज हैं, हेड हैं, तो तमाम डेली बेसिस पर उनके लिए क्वेश्चनार तैयार किए जाएंगे कि आपको इन सवालों से होकर गुजरना है। यदि वो सवालों से डिस्ट्रैक्ट करेंगे या अपने सवालों का जवाब नहीं देंगे तो उनके लिए जो तमाम बिल्कुल सर, इस तरह से पूरी जांच होगी। और अभी तो खैर ये इस पूरे मामले का ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी है। वेदभूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ये जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, तहब्बुर हुसैन की जो सुनवाई है वो चल रही है, आज से पूछताछ शुरू हुई है और अब देखना होगा कि क्या क्या बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं।